हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 और चैप्टर फर्स्ट। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम ज्योग्राफी स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट वीडियो है ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी और क्लास 6 की। ओके, तो ज्योग्राफी मतलब भूगोल 6 क्लास से आपको स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ज्योग्राफी आपको पता है थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो रीड कर लेना है बुक से अच्छी तरह से, और अपने जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है वो आपको हाईलाइट करते चलना है। उसके बाद आपको मेरी वीडियो को देख के आपको क्या कर लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं एंड इनको याद करना है और फिर रिवीजन करना है। इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का वर्ड का मतलब क्या होता है, भूगोल क्यों पढ़ते हैं हम। ये क्या है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। आपको पता है हम सब कुछ पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में, तो पृथ्वी का विवरण। यहाँ पे जी का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया मतलब लिखना, मतलब पृथ्वी को लिखना। एक आता है वर्ड जियोलॉजिया जिसमें पृथ्वी का अध्ययन होता है। जियोमेट्रिया मतलब पृथ्वी का मापन। जियोइड्स क्या होती है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। कुल मिला के हम इसमें पृथ्वी का विवरण सब कुछ पृथ्वी के बारे में ही पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सौर मंडल में पृथ्वी। चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका, सौर मंडल में पृथ्वी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हम सब कुछ पढ़ेंगे इसमें सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में। फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, कि चीज आपको क्लियर करनी है अपनी। ठीक है, यहीं से हमारी क्योंकि ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या जानना है, पूर्ण चंद्रमा मतलब कि पूरा चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में सिर्फ हम एक बार देख सकते हैं, और यह पूरे चंद्रमा वाली रात क्या होती है, पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब जिसका मतलब है पूरा चंद्रमा। 15 दिन के बाद इसे हम नहीं देख सकते, और 15 दिन वाले बाद को क्या कहेंगे हम, जो दिन आएंगे नई चंद्रमा की रात, यह कहते हैं हम अमावस्या की रात। ठीक है, चंद्रमा, तारे, ग्रह, इन सबको दिन के समय नहीं देखा जा सकता। मतलब दिन में होते हैं, दिन में भी चांद होता है, दिन में भी तारे होते हैं, बट इनको हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं दिखते ये, क्योंकि सूर्य की तेज रोशनी हमें उन्हें देखने नहीं देती, अदरवाइज ये दिन में भी होते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। इंग्लिश में आपको नाम पढ़ते चलना है और लिखते भी चलना है। ठीक है, तो क्या होते हैं खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें आकाश में दिखती है, खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं, अपनी ऊष्मा और प्रकाश इनके पास होती है। ओके, अब आ जाते हैं सितारे, स्टार। खगोलीय पिंड स्टार्स बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं, अपनी ऊष्मा रोशनी होती है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। ये काफी बड़े है, बट बहुत ऊंचाई पर होने के कारण हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और सूर्य भी क्या है, याद रखना, ऐसा नहीं क्या एक स्टार एक तारा है। तारामंडल, तारामंडल क्या होता है, तारों का समूह, मंडल। तारामंडल में आ जाता है एक हमारा अर्सा मेजर जिसका दूसरा नाम है बिग बियर। ठीक है, सप्तऋषि क्या होता है, 7 तारों का समूह जिसे हम कहते हैं सप्तऋषि, और जो अर्सा मेजर है उसका एक भाग होता है सप्तऋषि। खगोलीय पिंड और उनकी गति का जो अध्ययन करते हैं वे कहलाते हैं खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री कौन, आर्यभट्ट जो पहले थे। ठीक है, इन्होंने बताया जो ग्रह और चंद्रमा है वो परावर्तित सूर्य के प्रकाश की कहानी चमकते हैं। आ जाते हैं ध्रुव तारा। सबको पता है ध्रुव तारा से विशेष मांगते हैं ना। नॉर्थ स्टार क्या होता है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है, और यह हमेशा आकार में एक ही स्थिति में रहता है, एक ही जगह रहता है ध्रुव तारा। और सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का पता लग जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा का है उत्तर में है। और लोग प्राचीन समय में जो दिशा का निर्धारण करते थे कि कौन सी साउथ है, कौन सी नॉर्थ है, ठीक है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, तो किससे पता लगता था, ध्रुव तारे की दिशा से, क्योंकि इसका जो है स्थिति जो है फिक्स रहती थी, उत्तर में रहता था ये। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आ जाता है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सौरमंडल में क्या है, सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, और खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज, शुद्ध ग्रह मतलब एस्टेरॉइड्स, छोटे छोटे ग्रह होते हैं उसको कहते हैं शुद्ध ग्रह, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। उल्का पिंड मेटेरॉइड्स है। ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं सौरमंडल। और इसमें जो सूर्य है वो क्या होता है, इनका मुखिया, घर का जैसे मुखिया होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की, सन। सौर मंडल के कहाँ होता है, ये केंद्र में होता है, विशाल है, काफी बड़ा है, बेहद गर्म है। ये खींचने वाला बल प्रदान करता है, पुलिंग फोर्स प्रदान करता है सौर मंडल को, जिससे ये बांधे रखता है। सौर मंडल के लिए ऊष्मा प्रकाश का स्रोत
पृथ्वी से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। इस वजह से ही सूर्य का जो प्रकाश है वो काफी जो गर्म है, उससे हमें कोई हानि नहीं होती है। वैसे भी ओजोन परत आपको पता है, ठीक है, जो हमारी रक्षा करती है सूर्य की किरणों से, पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम ग्रह पर, प्लैनेट्स। क्या है ग्रह? खगोलीय पिंड है, अपना ताप और प्रकाश इनके पास नहीं होता, तारों की रोशनी से चमकते हैं, आपको याद रखना है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो हमारी अर्थ है वो भी तो प्लेनेट है। यह निकटतम तारे सूर्य से अपनी सारी ऊर्जा उष्मा प्रकाश लेता है। अब हमारे सौरमंडल में कितने प्लेनेट है? तो आपको याद रखना है 8 ग्रह है, इंपोर्टेंट चीज है ये। पहला है बुध, मरकरी, फिर आता है शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एक प्लूटो भी ग्रह भी था, कौन सा? प्लूटो, लेकिन उसको हटा दिया गया था, ठीक है, सिर्फ बोने ग्रह में शामिल कर दिया गया। अब ये क्या है? ये हमारा सौरमंडल का है। ये आपका क्या है? सन है। सूरज के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध के बाद आता है आपका शुक्र। शुक्र को क्या कहा जाता है? जो शुक्र है उसको पृथ्वी का जुड़वा बहन में मानते हैं, जुड़वा बहन। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो साइज है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। बुध के बाद शुक्र आता है, उसके बाद आती है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल। मंगल के बाद क्या होती है? आपकी शुद्ध ग्रह की एक पट्टी आती है, एस्टेरॉइड्स। उसके बाद आता है आपका बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह जो आपका, देखिए मैंने आकार भी बड़ा बनाया है, और इसमें भी एक रिंग होती है, ठीक है, गोल गोल, जैसे शनि में है, ठीक है। उसके बाद शनि आती है, इसमें छल्ला है एक रिंग। उसके बाद आ जाता है यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून। ये आपका क्या है? सन से बढ़ता हुआ क्रम। जो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, इनको कहते हैं इनर प्लेनेट, मतलब आंतरिक ग्रह, क्योंकि सूर्य के नजदीक है और इस चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून क्या जाते हैं? एक्सटर्नल प्लेनेट। ये क्या होते हैं? आपके एक्सटर्नल प्लेनेट, सूर्य से क्योंकि दूर है और बड़े आकार के गैस तरल पदार्थों के बने हुए हैं। तो आपको ये क्रम याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के चारों ओर छल्ले या मलबे की बेल्ट है। मलबा जैसे कोई मकान है वो ढह जाता है, उसे कहते हैं मलबा। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पथ में स्थिर और दीर्घ पथ पर चलते हैं। मतलब ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बुध को सूर्य का निकटतम ग्रह होने के कारण एक चक्कर पूरा करने में केवल लगभग 88 दिन लगते हैं। बुध क्या है? सूर्य के सबसे पास है, तो जब वो एक चक्कर पूरा करता है तो कितना टाइम लगता है? 88 दिन लगते हैं। ये आपको याद रखना है। शुक्र को जैसे मैंने बताया पृथ्वी का जुड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार के समान है इसका आकार। वर्ष 2006 तक प्लूटो जो एक ग्रह था उसको भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन इसे बाद में बोने ग्रह, ड्राफ्ट प्लैनेट कहा जाने लगा। अब आ जाती है पृथ्वी, जो क्या है? एक ग्रह है, ठीक है, लेकिन आकार से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का यूनिक प्लैनेट कहलाता है। क्योंकि क्यों कहलाता है यूनिक प्लैनेट? क्योंकि यहीं पर जीवन है जहां पर हम रहते हैं। पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, क्योंकि ना तो पृथ्वी बहुत गर्म है कि हम नहीं रह पाएंगे, ना बहुत ठंडी है, पानी है, हवा है, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां है। ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ये कहाँ से चपटी है? ध्रुवों से। इसके आकार को एक भू आकृति, जोइड मतलब भू-आभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी जैसा आकार है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी लगती है? ब्लू कलर की लगती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों लगती है? क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। अब आ जाता है हमारा उपग्रह। खगोलीय पिंड ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, जैसे मैंने बताया। मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है? कृत्रिम पिंड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक रॉकेट द्वारा उड़ाए जाते हैं और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में क्या होते हैं? स्थापित किए जाते हैं। अगर मैं कहूँ भारत का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, तो आपको याद रखना है आर्यभट्ट था। ठीक है, हो गया उपग्रह। खगोलीय पिंड ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। चांद की बात करते हैं। उपग्रह है किसका? पृथ्वी का एकमात्र अकेला उपग्रह है। कौन सा? चांद। ये चारों ओर घूमता रहता है। और व्यास कितना है? पृथ्वी से केवल 1/4, 1/4 है। बड़ा है, चांद बड़ा दिखता है हमें। क्यों दिखता है? अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए चांद हमें बड़ा दिखता है। सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, याद रखना है। सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी पर चंद्रमा की रोशनी 1.3 सेकंड में पहुंचती है। लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लेता है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लेता है। इसलिए पृथ्वी पर चांद का केवल एक तरफ का हिस्सा दिखता है। पानी, हवा, जीवन के लिए जो अनुकूल स्थिति यहाँ पर नहीं है। सतह पर क्या है? इसके पहाड़ है, मैदान और गड्ढे हैं। अब आ जाते हैं हम क्षुद्र ग्रह, मतलब एस्टेरॉइड। छोटे निकाय है, सितारे, ग्रह, उपग्रह के चारों ओर घूमते एस्टेरॉइड्स।
मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि शुद्ध ग्रह जो है एस्टेरॉइड्स वो किन कक्षाओं के किन के बीच पाए जाते हैं, कौन से ग्रह उनके बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। उल्का पिंड मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, कभी कभी पृथ्वी के आसपास भी रहते हैं और गिर जाते हैं। हवा के साथ घर्षण के कारण गर्म होते हैं, जल जाते हैं और फिर चमक उत्पन्न करते हैं। गैलेक्सी की बात करते हैं, अरबों सितारे, धूल, गैस के बादल की एक प्रणाली कहलाती है गैलेक्सी। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा मतलब मिल्की वे। लाखों गैलेक्सी ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का निर्माण जो है लाखों गैलेक्सी मिलकर करती है। आगे कुछ पॉइंट है ये कि प्रकाश की गति लगभग, प्रकाश की अगर हम गति की बात करें तो कितने किलोमीटर पर सेकंड है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस गति से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर उन्होंने कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में बात करें, अमेरिकी यात्री थे, एरोस्पेस इंजीनियर भी थे, नौसेना विमान चालक थे, टेस्ट पायलट थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं। पुरस्कार कौन से मिले हैं, प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है, कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर मिला है। शिक्षा क्या थी, BS MS किया था, बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस इन्होंने की थी। अब चंद्रमा पर पहली बार इन्होंने कदम रखा था। अब उसके बाद जो है अब तक कौन सा भारतीय गया है, तो नहीं गया है। 12 अन्य लोग हैं जो चांद पर गए हैं। नील आर्मस्ट्रांग गए, उसके बाद कौन गए, बज एल्ड्रिन, पेटे कॉनरॉड गए, फिर एलन बीन, एलन शेपर्ड, एडगर मिशेल, डेविड स्कॉट, जेम्स इरविन, जॉन यंग, चार्ल्स ड्यूक, यूजीन सेरनन एंड हैरिसन शिम्ट। ये मैंने इसे थोड़ा सा नॉलेज के लिए लिखा है कि हमें पता होना चाहिए कि 12 अन्य लोग भी चांद पर गए। कब कब गए, कौन से मिशन के लिए, ये भी लिखा है कि अपोलो 11 के लिए गए, जैसे अपोलो 12 के लिए ये गए। तो थोड़ा सा मैंने जानकारी के लिए लिखा है। जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना तो वहां से गूगल पर सर्च करके थोड़ी बहुत चीज देख लिया करो ताकि उसके बारे में हमें नॉलेज हो जाए। चैप्टर खत्म हो चुका है। तो एक पीसीएस में यूपी पीसीएस का पीरियड 2008 में क्वेश्चन आया है। देखो एस्टेरॉइड से, सौरमंडल में जो एस्टेरॉइड्स है वो छोटे खगोलीय पिंड है, किन ग्रह के बीच ये पाए जाते हैं, ये पूछा गया था। तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ये आपको एनसीईआरटी की 6th क्लास में मिल गया, देखिए। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो चुका है। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट चैप्टर आएगा ज्योग्राफी का, एंड में जल्दी जल्दी अगर आप शेयर करोगे तो पॉलिटी भी कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि आपकी 8th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट होनी है एंड आपको हिस्ट्री करनी है। 10th क्लास के 2 चैप्टर बचे, आपको हिस्ट्री में वो भी करवानी है मुझे। ठीक है, तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मुझे सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, लाइक करना है, कमेंट्स तो आप करते ही नहीं हो, खैर कमेंट्स भी करके आपको बताना है, मोटिवेशन मिलता है। फिर जब मैं कमेंट्स देखती हूँ बच्चों के इतने कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं सोचती हूँ मैंने कहा चलो वीडियो बना ही दूं, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना लाइक आ रहे हैं ना कमेंट्स, मतलब बच्चों को कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ वीडियो बनाकर। जब आप कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे तो मुझे लगेगा नहीं बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है, उन्हें चाहिए वीडियो। ठीक है, तो आपको भी सपोर्ट करना है मुझे। और ये जो डायग्राम है ना, ये बनाकर आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6th क्लास की 1st चैप्टर रीड करना है। चैप्टर रीड करने के बाद ही ना तभी नोट्स बनाने हैं, वरना नहीं बनाने हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर बुक से पढ़ना है और बुक आपको खरीदनी है। बुक खरीदोगे ना तभी समझ आएगा। अगर ये आप ऐप वगैरह से पढ़ लेते ना बुक, कोई फायदा नहीं है। ऐप से पढ़ लोगे, मोबाइल बंद कर दोगे, खत्म बात। ठीक है, तो आपको बुक परचेज करनी है। एनसीईआरटी बहुत काम आएगी आपके बाद में भी, जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे ना एनसीईआरटी बहुत काम आएगी आपके। कुछ कुछ टॉपिक आप वहीं से लोगे क्योंकि लिखने के लिए।